नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। सीधा आपको लिए चलते हैं शिमला, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं शिमला की, जहां बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कुमार कश्यप के पक्ष में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं और उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी फूल मालाओं के साथ रोड शो में स्वागत किया जा रहा है और इस दौरान भारी संख्या में लोग और बीजेपी कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं शिमला की। तो आपको बता दें कि हिमाचल में 4 लोकसभा सीटों पर 1 जून को आखिरी चरण में मतदान होना है, जिसके लिए आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिमला में प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सुरेश कुमार कश्यप के पक्ष में वो रोड शो में पहुंचे हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं शिमला की। इस दौरान भारी संख्या में जनता और साथ ही साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी इस रोड शो में शामिल हुए हैं। तो आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा और जिसके बाद 1 जून को आखिरी चरण में हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और इसके साथ ही 6 विधानसभा सीटों पर भी मतदान 1 जून को ही होगा। उससे पहले आज पूरी तरह से प्रचार प्रसार में तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिमला में रोड शो कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उनके साथ बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कुमार कश्यप भी मौजूद और साथ ही जनता को अभिवादन करते हुए इस दौरान फूल मालाओं के साथ उनका अलग अलग पड़ाव पर रोड शो में स्वागत किया जा रहा है। भारी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात और इसी के साथ शिमला की तस्वीरें, जहां पर जनसमूह और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी रोड शो में मौजूद हैं। शिमला की ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। शिमला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रत्याशी सुरेश कुमार कश्यप के पक्ष में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें वो शामिल हुए और इस दौरान उन्हें उत्तराखंड और हिमाचल दोनों ही देवभूमि होने की बात कही और साथ ही कहा कि दोनों ही देवभूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव है। तो पिछले 10 साल का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का कालखंड है, उस 10 साल के कालखंड को जिस प्रकार से लोगों ने देखा है, उसका एक एक पल और एक एक क्षण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए समर्पित किया है और देश 10 सालों में तेजी से आगे बढ़ा है और हमारी पार्टी भी इस लोकसभा चुनाव को बहुत ही सकारात्मक मुद्दों पर लड़ना चाहती थी और इसलिए बीते 10 वर्षों का जो रिपोर्ट कार्ड था वो जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया, किंतु जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में तुष्टीकरण और एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने का उस मैनिफेस्टो में पूरा उन्होंने उल्लेख किया था। एक सशक्त राजनीतिक दल होने के नाते हमारी यह भी जिम्मेदारी है कि जो देश के अंदर तुष्टीकरण चलता रहा और उसी तुष्टीकरण को फिर से कांग्रेस पार्टी अब देश पर थोपना चाहती है, ऐसे घिनौने जो मंसूबे हैं, एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के जो मंसूबे हैं, उन मंसूबों को जनता के समक्ष लाया जाए, उससे परिचित कराया जाए। बीते 10 वर्षों में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, देश के अंदर एक्सप्रेस वे बने हैं, रेलवे, वंदे भारत जैसी हमारी ट्रेनें, स्वदेशी ट्रेनें देश को समर्पित हुई है। इसके साथ साथ नए विश्वविद्यालय बने हैं, नए आईआईटी बने हैं, नए आईआईएम बने हैं, नए एम्स बने हैं और पिछले 70 सालों में जितने हवाई अड्डों का निर्माण नहीं हुआ, उससे ज्यादा हवाई अड्डे पिछले 10 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में बने हैं। सोलर एनर्जी पर भी फोकस किया गया है और इसके साथ साथ देश में जो अनेक प्रकार की चुनौतियां
देश के अंदर आई हैं, उन चुनौतियों पर भी उनको स्वीकार करते हुए पूरे देश की भावनाओं के अनुरूप, जरूरत के अनुरूप आज प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे वो तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उनका स्वागत और अभिवादन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, एडीजी अमित सिन्हा, आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। तो वहीं उपराष्ट्रपति नैनीताल जिले के कैंची धाम में नीम करोरी महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो वही 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि मतगणना को लेकर आज से अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी जिलों में काउंटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है और जनपदीय अधिकारियों के साथ बैठक भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 3 सुरक्षा घेरों में मतगणना होगी। लेयर होता है वो हमारे पुलिस विभाग के सुरक्षा के रूप में उसको तैनात किया जाता है। आउटर लेयर के बाद से कोई भी व्यक्ति जो है बिना जांच के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। काउंटिंग सेंटर पर इसके संबंध में निर्देश को हम लोगों ने चस्पा कर दिया है। काउंटिंग सेंटर पे जितने भी हमारे कार्मिक तैनात होंगे या काउंटिंग एजेंट तैनात होंगे, उसकी जानकारी संबंधित कैंडिडेट्स को उपलब्ध करा दिया गया है। हम पूरा व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। खास तौर पे जहां पर आरओ हेडक्वार्टर होता है, आरओ हेडक्वार्टर भी पर जो है पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए अतिरिक्त मेज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, अतिरिक्त एआरओस की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। काउंटिंग की तैयारियों को लेकर एक तरफ जहां निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस ने भी मतगणना से जुड़ी अपनी तैयारी को तेज कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि इस बार उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों को बीजेपी बहुमत के साथ जीतने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी मतगणना से जुड़ी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। निश्चित रूप से 5 लोकसभा सीटों को भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है और उसको लेकर के मतगणना की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी की जा रही हैं। हमारी जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और लोकसभा स्तर पर अलग अलग स्तर पर कार्यकर्ताओं को मतगणना अभिकर्ता के रूप में वहां पर मतगणना केंद्र में भेजा जाएगा और निश्चित रूप से जो 4 जून होगा उस दिन तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए पूरे देश के अंदर प्रचंड बहुमत मिलने वाला है और आदरणीय प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। यार है माननीय अध्यक्ष जी ने सारे हमारे 5 के 5 जो उम्मीदवार हैं उनसे भी चर्चा की है, उनको पत्र भी लिखा है और जिला अध्यक्षों को पत्र लिखा है कि 30 तारीख को जो भी हमारे पोलिंग एजेंट हैं उनका प्रशिक्षण कराया जाए। मतगणना में हम क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई बातें सामने आ रही हैं, तमाम तरीके की बातें आ रही हैं और फार्म 17C लेके भी लोग बाग जाएंगे जो पोलिंग एजेंट हों, काउंटिंग एजेंट होंगे। तो इसके लिए हमने 30 तारीख का दिन नियत किया है और सबसे बात हो रही है और 30 तारीख को हम पोलिंग एजेंट का प्रशिक्षण कराएंगे। सरकार उत्तराखंड में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ तक तप रहे हैं। पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने पहुंच रहे लोगों को भी भीषण गर्मी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं देहरादून के रिकॉर्ड तोड़ गर्मी लोगों को झुलसा रही है। शहर में गर्मी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। गर्म हवाएं लोगों को बेहाल कर रही हैं। तो वहीं बुधवार की बात की जाए तो तापमान ऑल टाइम रिकॉर्ड से 1 पॉइंट कम 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग, सीएमओ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सतर्क रहने के लिए भी कहा है। साथ ही साथ अस्पतालों में भी कलर और एक्स्ट्रा बेड को लेकर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, हीट वेव के संबंध में हमने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सीएमओस को हमने अवगत करा दिया है और जहां तक हॉस्पिटल्स का सवाल है, हमने प्रॉपरली डेजिग्नेट करने के लिए कहा है कुछ शेड एरियाज जहां पे अगर कोई ऐसा पेशेंट इमीडिएटली पाया जाता है तो हम उसको
वहाँ पे ले जाएं और सब जगह पे कूलर्स और पानी की व्यवस्था निश्चित करने के लिए हमने कहा है और कुछ बेड्स भी हमने डेजिग्नेट करने के लिए कहा है हॉस्पिटल्स को, ताकि इमीडिएटली उनका ट्रीटमेंट उपचार हम लोग त्वरित गति से। उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय के समीप वनों में भयंकर आग का प्रकोप देखने को मिला, जहां एक तरफ यात्रा चरम पर है तो दूसरी तरफ गर्मी से भी कोई निजात नहीं मिल पा रही है। उसके उलट कल रात को मुख्यालय और उसके आसपास के जंगलों में अग्निवर्षा देखने को मिली, जिसमें टॉप से लेकर अन्य जगहों पर उत्तरकाशी के जंगलों में भी आग का प्रकोप देखने को मिला। वन्य संपदा को कितना नुकसान हुआ है इसका फिलहाल अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया है, लेकिन ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी की। अभी बरनाथ में जो है वनाग्नि घटना हुई है और हम लोग एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आपदा प्रबंधन अधिकारी हम मौके पर हैं। ज्यादा स्लोपी होने के कारण जो हमें दिक्कत हो रही है आग बुझाने में, लेकिन काफी कुछ कंट्रोल कर लिया हमने। थैंक यू। आपका रुख करेंगे खबरों की ओर, जहां बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में मौसम ने करवट ली। दोनों धामों पर सुबह से ही मौसम बदला दिखाई दे रहा है, तो वहीं कई जगहों पर हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो प्रदेश में तरफ लगातार गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए पहाड़ी इलाकों की, तो बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां मौसम में बदलाव देखने को मिला है। कई जगहों पर हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हैं और ऐसे में यात्रियों को गर्मी से राहत मिलती हुई बद्रीनाथ और केदारनाथ की ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां पर सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, चारधाम यात्रा में फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला। ये बड़ी जानकारी, लगातार हो रहे फर्जी रजिस्ट्रेशन पर अब एक्शन लिया गया है। फर्जी रजिस्ट्रेशन में 4 और केस दर्ज किए गए हैं, तो ट्रैवल एजेंसी और एजेंटों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 39 केस पुलिस ने दर्ज किए, जिनमें फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आया, तो वहीं 8 लोगों की गिरफ्तारी भी इस मामले में हो चुकी है। चारधाम यात्रा के लिए जहां एक तरफ लोग लगातार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो वहीं अब फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला भी लगातार सामने आ रहा है, जहां इस पर लगातार एक्शन लेते हुए ट्रैवल एजेंसी और एजेंटों पर एक्शन लिया गया है और अब तक 39 केस पुलिस ने दर्ज किए हैं। इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, चारधाम यात्रा में फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में अब प्रशासन द्वारा एक्शन लिया गया है। दरअसल अब तक इस मामले में 4 केस दर्ज और किए गए हैं, जबकि कुल अगर केसों की बात की जाए तो 39 केस अब तक फर्जी रजिस्ट्रेशन के सामने आ चुके हैं और साथ ही 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो ट्रैवल एजेंसी और एजेंटों पर ये एक्शन लगातार प्रशासन की ओर से लिया जा रहा है। चारधाम यात्रा के लिए लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जो कि एक अनिवार्य प्रक्रिया है और ऐसे में अब फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में 4 और नए मामले फर्जी रजिस्ट्रेशन के सामने आए हैं और इसी के साथ कुल 39 मामले अब तक फर्जी रजिस्ट्रेशन के पुलिस ने दर्ज किए हैं, जबकि 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिमला दौरे पर हैं और इस दौरान वो लगातार बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार में जुटे हैं। शिमला में जनता टीवी के ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। देश भर में चुनाव प्रचार जो है वो जोरों पर है। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और ऐसे में 1 तारीख को मतदान होना है, लिहाजा भाजपा के बड़े नेता जो हैं वो जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। धामी साहब, किस तरह से देखें इस चुनाव प्रचार को? पूरी तरह से आप जो है वो तेलंगाना का दौरा करते हैं, हरियाणा, पंजाब समेत कई ऐसे राज्य हैं जहाँ का आप दौरा करते हैं। अब आप हिमाचल पहुंचे हैं, क्या वेव आप देख रहे हैं, क्या परिस्थितियां इस समय बनी है देश में? पूरे देश में लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 10 वर्षों का कार्यकाल देखा है। उसमें उन्होंने हर पल और हर क्षण देश के लिए लगाया है और देश के लिए तपस्या की है। उस तपस्या का फल देश दे रहा है और हर वर्ग आज
आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान कर रहा है। महातंत्र के इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी भूमिका निभा रहा है और एक ही वेव चल रही है, मोदी जी की वेव है, भारतीय जनता पार्टी की वेव है। विपक्ष कई तरह के आरोप लगा रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन है, उसमें कई ऐसे पार्टियां हैं जो रीजनल पार्टीज भी हैं और कई पार्टीज हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब भी ये चुनाव जो प्रचार जब खत्म होता है तो ध्यान लगाने का एक ड्रामा जो है वो इस तरह की संज्ञा उसे देते हैं, कहते हैं कि ड्रामा कर रहे हैं। क्या आप इन आरोपों के ऊपर जो है वो किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि 19 में भी हमने देखा कि वो उत्तराखंड गए थे, वहां पे उन्होंने ध्यान लगाया था, उससे पहले 2014 की अगर बात करें तो ये सारी चीजें चली। आज के माहौल को देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं और अध्यात्म को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम उनके कालखंड में हुआ है। 21 जून को पूरी दुनिया योग दिवस मनाती है। हमारे देव जितने भी धार्मिक स्थान हैं, हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, हमारा सनातन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कालखंड में एक पुनर्भाव को वो एक तरह से पूरी दुनिया के अंदर वो एक नए स्वरूप में आया है। चाहे वो काशी के अंदर भव्य काशी कॉरिडोर बनाया गया हो, महाकाल उज्जैन में महाकाल लोक बनाया गया हो, या उत्तराखंड देवभूमि में हमारे यहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, चार धाम, ये सारे के सारे तेजी से नव निर्माण और पुनर्निर्माण की ओर बढ़े हैं। मोदी जी महादेव के भी भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। देखिए, इसके उलट मोदी जी की भक्ति के कारण, मोदी जी के अध्यात्म भाव के कारण इन लोगों को भी मजबूरी में चुनाव के दिनों में जरूर ये ढोंग करना पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही अब आज 400 पार का नारा की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको? 6 चरण बीत चुके हैं, आखिरी चरण चल रहा है, क्या 400 पार बीजेपी हो पाएगी? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, 6 चरणों में देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान किया है और 7वें चरण में 400 पार हो जाएगा। इसके अलावा आखिरी सवाल, क्योंकि आपके उत्तराखंड राज्य से ही जुड़ा हुआ है, हिमाचल भी आपका पड़ोसी राज्य है, 4 धाम यात्रा चल रही है। 4 धाम यात्रा को फिलहाल अभी रोक दिया गया है 31 तारीख तक। इसके बाद क्या मास्टर प्लान है सरकार के पास कि इस तरह का कियोस्क अब दोबारा ना हो, अब इस तरह की भीड़ जो है वो दोबारा न हो? क्या किस तरह की व्यवस्था करने की आवश्यकता? नहीं, 4 धाम यात्रा रोकी नहीं है, 4 धाम यात्रा चल रही है, व्यवस्थित चल रही है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन उसका रोका है और 31 मई तक रोका था। अभी यात्रा पूरी तरह से नियंत्रण में है, अच्छे प्रकार से यात्रा हो रही है व्यवस्थित तरीके से। चूँकि धामों की एक बियरिंग कैपेसिटी है, उस बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोग अगर वहाँ आ जाते हैं तो उनकी सुरक्षा इत्यादि जो हमारे लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है। हम चाहते हैं हर आने वाला श्रद्धालु, तीर्थयात्री सुरक्षित वापस जाए, तो इस नाते ये हमने प्रावधान किया है। 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किया है। आगे जिस प्रकार से धामों की कैपेसिटी के अनुरूप जो है लोगों को भेजने की व्यवस्था होगी वो भेजेंगे। और यात्रा प्राधिकरण हम बना रहे हैं जो पूरी यात्रा की ठीक प्रकार से यात्रा चल रही है, पार्किंग की ठीक व्यवस्था हो, होल्डिंग स्थान ठीक प्रकार से बने, पेयजल की व्यवस्था, आवास की व्यवस्थाएं, आवागमन की व्यवस्थाएं, सभी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से सुनिश्चित हों, वो काम हम कर रहे हैं। क्योंकि यात्रा हमारे राज्य के लिए लाइफलाइन है और इससे राज्य की आर्थिकी भी चलती है, लोगों का रोजगार भी चलता है और फिर देश दुनिया के लोग 4 धामों में आना चाहते हैं, हमारे देव दर्शन के लिए आना चाहते हैं, तो हम पूरा आतिथ्य भाव से, अतिथि देव भाव की तर्ज पर उन सबका आपने कल करना चाहते हैं। आपने कल कहा कि कुमाऊं के भी कुछ इलाके हैं जहां पर यात्राएं होती हैं, या उसके भी अलावा कई ऐसी यात्राएं होती हैं, वहां पर भी कोई व्यवस्था जो है वो ऐसी करनी पड़े जिससे कोई दिक्कत जो है वो यात्रियों को ना? नहीं, वो यात्रा प्राधिकरण जो हम बना रहे हैं वो पूरे राज्य का बना रहे हैं, क्योंकि केदारखंड हमारा चार धाम केदारखंड के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से मानसखंड में भी जो कुमाऊं का क्षेत्र है वो मानसखंड मंदिर माला मिशन हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार उनके पुनर्निर्माण का काम भी लिया है, तो वहाँ की भी यात्रा प्रारंभ हो गई है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बेबाकी से अपनी बात कह रहे हैं कि 400 पार का नारा जो भाजपा ने यहाँ पर दिया है वो अब आगे की तरफ अपना बढ़ रहा है और 7वें चरण का ये जो अब मतदान होना है इसमें भी पूरी भूमिका जो है वो लोगों की रहेगी और अपना जो टारगेट है वो लेकर यहाँ से अब भाजपा आगे चल रही है। ऐसे में 4 धाम यात्रा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपना बयान दिया है, कहा है कि यात्रा प्राधिकरण के जरिए अब व्यवस्था बनेगी और ऐसे में जो कियोस्क यानी जो भीड़ जो उम्मीद से ज्यादा थी उसको भी अब नियंत्रित कर पाएंगे और ऐसे में आने वाले दिनों में अब सुखद यात्रा जो है वो सभी यात्री यहाँ पर कर पाएंगे। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। देहरादून में पिछले कुछ दिनों से रिस्पना नदी के किनारे नगर निगम की ओर से अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है, जिससे सैकड़ों लोग बेघर हो रहे हैं और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। इसको लेकर जिला अधिकारी
पहले और 2016 के बाद दस्तावेजों के हिसाब से ही की जा रही है और जिन दस्तावेजों में आपत्तियां हैं उनके खिलाफ नगर निगम अपनी पुरानी प्रक्रिया के नियमानुसार ये कार्रवाई कर रहा है। पास तो ऐसा अभी कोई भी नहीं आया है, क्योंकि जो भी सुनवाई हो रही है वो नगर निगम में हो रही है और अपने डॉक्यूमेंट्स भी सारे, अगर कोई अपने डॉक्यूमेंट्स बाद में भी लाता है तो हमारी तरफ से यही इंस्ट्रक्शन है कि पहले सारे पक्षों को सुन लिया जाए और उसी के बाद कोई कार्रवाई करनी हो तो की जाए नियमानुसार। पिछले वित्तीय वर्ष में देहरादून जिला आबकारी विभाग को दिए गए लक्ष्य को पार कर भारी संख्या में शराब की दुकानों से राजस्व प्राप्त हुआ है। इस बात को लेकर देहरादून के सहायक आबकारी आयुक्त राजीव सिंह चौहान ने कहा कि हमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 591.48 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य दिया गया था, जिससे सफलतापूर्वक पार करते हुए हमने लगभग 1200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है। आबकारी विभाग द्वारा जनपद देहरादून को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 591.48 CR का टारगेट दिया गया था, जिसके सापेक्ष हम लोगों ने सफलतापूर्वक 1290.55 यानी कि 1290 करोड़ से अधिक का राजस्व सफलतापूर्वक अर्जित कर लिया है। वित्तीय वर्ष 24-25 की जहां तक बात है तो शासन से हमको 625 करोड़ रुपए का टारगेट दिया गया है, जिसके सापेक्ष अभी माह मई तक आज दिनांक तक लगभग 150 करोड़ रुपया हमने राजकोष में जमा कराया हुआ है। चलिए देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।